हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 के एक और वीडियो में। आज हम लोग सैम्पल पेपर 2 का डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो का पहले सैम्पल पेपर 1 का एक कंप्लीट वीडियो आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने एक बात पे जोर दिया है कि HTML के उन टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है जिसके बारे में बच्चों को जो है काफी डाउट्स रहे हैं, जैसे कि फॉर्म्स का कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर में पूरा कोशिश किया गया है कि उन सारे डाउट्स को क्लियर आउट किया जा सके। तो इस वीडियो को चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बात करें सैम्पल पेपर 2 में, तो यहाँ पे आपको जो जनरल सेक्शन है वो सेम है जैसे सैम्पल पेपर 1 में थे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होने वाला है। टोटल आपको 12 मार्क्स का इसमें आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ब्लैंक इज द प्रोटोकॉल डाउनलोडिंग ए फाइल। कौन सा प्रोटोकॉल है जो फाइल को डाउनलोड करने के काम आता है? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is a software based service that takes place when two electronic devices connect via internet and communicate over www? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस है जो कि इंटरनेट कनेक्शन के दौरान दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने का काम आता है? ठीक है, इसमें आपका जाएगा चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसके आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ पेजेस लिंक टुगेदर इन रैंडम ऑर्डर, उसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है वेबसाइट, वेब सर्वर, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। तो इसका आंसर होगा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? नंबर ऑफ वेब पेजेस के इंटरलिंक्ड कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्लैंक इज ए वेबसाइट और ए पार्ट ऑफ सम ऑनलाइन सर्विस दैट अलाउज several users of common interest to log in simultaneously and communicate with each other. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चैट रूम। चैट रूम एक ऐसा वेबसाइट होता है या कह सकते हो कि वेबसाइट का पार्ट होता है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पे कि बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट के लोग एक जगह पे आके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कौन से टैग्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को तैयार करने में काम आते हैं? तो DL, DT, DD, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। DL, DT और DD ये तीनों ही जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को तैयार करने के काम आते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये कहता है HR स्टैंड्स फॉर, HR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है हाई रो, हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रो और हाई रूल। बच्चे कई बार हॉरिजॉन्टल रो लगा देते हैं, तो एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रूल होगा। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल रो नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एंकर टैग इज यूज्ड टू। एंकर टैग किस लिए होता है यूज? इंसर्ट इमेज करने के लिए, हेडिंग देने के लिए, क्रिएटिंग लिंक या बोथ ए एंड सी। जिसका आंसर होगा फॉर क्रिएटिंग लिंक। एंकर टैग को यूज किया जाता है लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, तो क्रिएट लिंक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए टेबल कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय यूजिंग बैकग्राउंड कलर और पैटर्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डू सो। हम चाहे तो टेबल को जो है बैकग्राउंड कलर या पैटर्न से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए हमें कौन से एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है बैकग्राउंड, BG कलर, बैकग्राउंड इमेज, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी। टेबल के हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज पुट कर सकते हैं और BG कलर में उसके कलर को चेंज किया जा सकता है। बैकग्राउंड इमेज आपका एट्रीब्यूट जो है वो टेबल में यूज नहीं होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कुछ सॉफ्टवेयर बिलो इज एन ईमेल क्लाइंट। कौन सा सॉफ्टवेयर ईमेल क्लाइंट के रूप में काम करता है? विंडो विस्टा, जो कि एक ऑब्वियस है, एक आपका OS है तो होगा नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अगेन क्या है? वो आपका एक ब्राउजर है। MS ऑफिस एक आपका पैकेज है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, आउटलुक। चलते क्वेश्चन नंबर 10 में,
Blank refers to the act of purchasing only one licensed copy of software and distributing and loading it onto multiple system. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ऐसा कौन सी चीज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी लाइसेंस कॉपी को परचेस करना, किसी लाइसेंस सॉफ्टवेयर को परचेस करना और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसका आंसर होगा रेंटिंग। ऑप्शन में है सॉफ्टवेयर काउंटर फिटिंग, ठीक है, हार्ड डिस्क लोडिंग और सॉफ्ट लिफ्टिंग, बट इसका आंसर क्या होगा? रेंटिंग। एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। कॉपिंग ऑफ डेटा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट द ओनर परमिशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्ट लिफ्टिंग इज वन ऑफ इट्स फॉर्म। मतलब जब हम किसी सॉफ्टवेयर को या किसी डेटा को बिना ओनर के परमिशन के उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। और सॉफ्ट लिफ्टिंग जो है उन्हीं में से एक प्रकार है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये दो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर ए के। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपके पास असर्शन और रीजन होता है। इसके साथ आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है असर्शन रीजन का, ई ग्रुप क्रिएट स्मॉल नेटवर्क within a larger one and the users of social network service can create, join, leave and report the group. असर्शन कहता है ई ग्रुप जो है ये क्या करते हैं? ये छोटे नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, बड़े नेटवर्क में छोटे नेटवर्क बनाते हैं और जो सोशल नेटवर्क सर्विसेज हैं उनके द्वारा जिसको क्रिएट किया जा सकता है, इसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं ग्रुप के बारे में। रीजन क्या है? ई ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय एन आईएसपी। ठीक है, ई ग्रुप जो है आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहली बात, आईएसपी होता क्या है? आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल शब्दों में कहे तो जो सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसे हम आईएसपी कहते हैं, लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन। ठीक है, ये सब क्या है? आपका आईएसपी हो गए। तो यहाँ पे इस असर्शन और रीजन को देखा जाए तो असर्शन तो सही है, बट रीजन क्या कहता है? ई ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। तो आईएसपी ई ग्रुप प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। आता क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 कहता है assertion कहता है द बॉडी टैग इंक्लोज ऑल द टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो बॉडी टैग है वो जितने भी बाकी टैग्स हैं और उनके एट्रीब्यूट को अपने सेक्शन के अंदर पुट करता है, तो सही है। रीजन कहता है इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बॉडी सेक्शन डिस्प्लेड इन द वेब पेज। जो भी हम इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं बॉडी टैग के अंदर वो सब डिस्प्ले होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। इसके साथ हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी पे, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का कैरी करता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज राइट ए नोट ऑन एमएस। तो एमएमएस क्या होता है? तो एमएमएस जो इसे हम लोग फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। ये एक तरीका है जिसमें कि हम मल्टीमीडिया जैसे कि आपका पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो वगैरह जो है मोबाइल फोन के द्वारा दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है एसएमएस के साथ आती है, इंटीग्रेटेड है उसके। ठीक है, और कभी भी इसको एक्टिवेट किया जा सकता है जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, एमएमएस सेंड करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीडिया कैपेबल मोबाइल फोन का होना भी जरूरी है ताकि आप एमएमएस को भेज सको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राइट एनी वन एप्लीकेशन ईच ऑफ ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स। एक एप्लीकेशन बताओ, एक यूज बताओ ई गवर्नेंस का और ई कॉमर्स का। इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर है, बात करते हैं ई गवर्नेंस का, तो ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस आर, ई गवर्नेंस का क्या क्या एप्लीकेशंस है? It enables to fill a visa application form or an application to renew the passport online. इसके एक एप्लीकेशन है कि आप ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन कर सकते हो, वीजा अप्लाई कर सकते हो या उसके रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, उसका ट्रैकिंग कर सकते हो, आईटीआर फाइल कर सकते हो। इट अलाउस द जनरल पब्लिक टू गेट होल्ड ऑफ एनी कोर्ट जजमेंट, केस स्टडी, न्यूज ईटीसी ओवर इंटरनेट। साथ ही साथ एक जनरल पब्लिक को अलाउ करता है कि वो किस तरह के कोर्ट जजमेंट हो या कोई न्यूज हो, कोई केस स्टडी हो किसी बारे में, उसके बारे में घर बैठे ही जानकारी ले सके। बात करते हैं ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स के क्या क्या उपयोग है।
इट इनेबल्स द यूजर टू मेक पेमेंट और ट्रांसफर फंड ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे अवेल करता है लोगों को कि वो पैसा का लेन देन कर सके। दूसरा है यो यूजर को अलाउ करता है कि वो चीजों को खरीद बिक्री कर सके इंटरनेट पर, दैट इज मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसका एक ऑप्शन जो है और का, वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। और का जो ऑप्शन है क्वेश्चन में ये कहता है वानी हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इंटरनेट एंड इट्स एडवांटेज। वानी अभी ही जो है इंटरनेट के बारे में पढ़ना शुरू की है और उसके फायदे देख रही है। एक्सप्लेन टू हर द टर्म ई लर्निंग ब्रीफली, इसको आप ई लर्निंग के बारे में सही से बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो आंसर में होगा ई लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। ई लर्निंग एक टाइप का लर्निंग मेथड है जो कि अब इंटरनेट इन्वायरमेंट में उसको प्राप्त करते हैं, मतलब ऑनलाइन इन्वायरमेंट में हम जो चीज पढ़ते हैं उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ई लर्निंग, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आर द नेक्स्ट जनरेशन इंस्ट्रक्शन मेथड बीइंग डेवलप्ड टुडे। आज के समय में ई लर्निंग में वेब बेस्ड ट्रेनिंग आ गया है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी इसमें शामिल हो गए हैं और ये आगे आने वाले समय में काफी उपयोगी बने रहेंगे। ई लर्निंग कैन बी डन यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली लर्निंग के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है, एक नेटवर्क का होना जरूरी है, स्टोरेज डिस्क का होना जरूरी है। इन सब के उपयोग से आप ई लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें बेनिफिट होता है टीचर्स और लर्नर दोनों को ही। क्या क्या बेनिफिट है? पहला तो ये काफी सस्ता है। ठीक है, कंपेरिजन टू जो फिजिकल लर्निंग हम लोग करते हैं। लर्नर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम दे स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, देयर बाई कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ कोर्स कवरेज। साथ साथ लर्नर के हाथ में क्या होता है, उसके उसका डिसाइड है कि वो कितने देर तक इस टॉपिक को देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं भाई इसमें कुछ पॉइंट्स आपको पहले से क्लियर है, तो जो पॉइंट आपको क्लियर करना है आप इसको आगे स्किप करके या इसका फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो इसका कंप्लीशन, इसकी वीडियो को कंप्लीट करने का जो आपके पास ऑथोरिटी है वो आपके पास है। इसको आप 2x पे कर दोगे तो काफी फास्ट स्पीड में बढ़ेगा ये वीडियो। तो इस तरीके से कोर्स कवरेज का जो कंट्रोल होता है वो लर्नर के हाथ में होता है, जबकि फिजिकल क्लासेस में वो जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, या जो भी मैनेजमेंट है उसके हाथ में होता है कि आपका कोर्स कब खत्म होगा। तो ये फायदे, मेन फायदे बात करें ई लर्निंग का तो ये हो गए। आते क्वेश्चन 15, कहता है व्हाट इज 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी। 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है? तो 4G जो है ये 4th जनरेशन है वायरलेस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, 3G के बाद इसको लाया गया और 5G का पहले का ये पार्ट है। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड काफी हाई होती है, अपलोडिंग स्पीड भी काफी हाई होती है कंपेयर टू 3G। ठीक है, मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड जो है इसका वो है 1 Gbps। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। गिव टू एग्जांपल ऑफ कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। ठीक है, कॉपीलेफ्ट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रांटिंग सर्टेन परमिशन ओवर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, thus permitting its free use and same right being preserved on its derivative works। कॉपीलेफ्ट लेफ्ट जो एक टेक्निक है जिसमें कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उस पे जिसपे होता है कॉपीराइट, उनको कुछ स्पेशल परमिशन दिया जाता है ताकि वो इसको फ्री में यूज कर सके। ठीक है, और अ, इसके आने वाले जो भी डेरिवेटिव्स होंगे, मतलब इनका वर्जन होगा, उन पे भी इनका अधिकार बना रहेगा। ठीक है, दो एग्जांपल बात करें कॉपीलेफ्ट सॉफ्टवेयर का, कॉपीलेफ्ट लाइसेंस का, वो आपको हो जाएगा GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस और मौजिला पब्लिक लाइसेंस 2.0। ये आपका एग्जांपल है कॉपीलेफ्ट लाइसेंस का। बात करें इसकी एक और क्वेश्चन है, और में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है और में वो है डिफाइंड प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को अपना बताकर प्रेजेंट कर दो और पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लो किसी और को देने के जगह पे, उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 कहता है रीता है जस्ट स्टार्टिंग लर्निंग वेब पेजेस डिजाइन। या रीता जो अभी अभी वेब पेज डिजाइन करना सीख रही है, उसको बताइए कि टाइटल टैग का क्या उपयोग है, उसका क्या काम है। ठीक है, तो टाइटल टैग कंटेन्स डॉक्यूमेंट टाइटल एंड इट आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। मतलब टाइटल टैग में क्या होता है, आपके वेब पेज का नाम होता है और ये जो है एक जनरल कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है, शो करने का काम करता है।
The title is typically displayed in the title bar at the top of browser window. जो भी आपका ब्राउजर है उसके विंडो के सबसे टॉप पे क्या दिखाता है, आपको टाइटल का नाम दिखाता है. फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट दिखा रहा है, मतलब उसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है, फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, तो वो ऊपर में क्या दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट दिखा रहा है. ठीक है. It helps the programmer to give a title to his or her document or web page. वैसे प्रोग्रामर को राइट देता है कि वो अपने मन मुताबिक डॉक्यूमेंट के हेडिंग में उसका नाम, टाइटल का नाम लिख सकता है, मतलब पेज का नाम लिख सकता है. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मिस्टर गौरव जो एक वेब डिजाइनर है और उनको एक वेब पेज क्रिएट करना है. ठीक है. तो उस वेब पेज में क्या क्या, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा रेड कलर का, और उसका जो विड्थ होगा वो कितना होगा, 3/4 होगा पूरे ब्राउजर के विंडो का. तो उसका सिंटैक्स क्या बनेगा, जो उसका कोड बने वो कोड बनेगा इस तरीके से. एचआर टैग में आपका एट्रीब्यूट रहेगा कलर, कलर में रहेगा रेड, विड्थ रहेगा 75%. ठीक है. अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग. तो ये आपका उसका कोडिंग है जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है. हमने इससे हमने एक प्रैक्टिस पेज पहले बनाया हुआ था, उसी में हम इसको इम्बेड कर रहे हैं. ठीक है. इसका आउटपुट क्या, इसका आउटपुट आपका ये आ जाएगा. तो आपका हो गया एचआर, ये ये दिख रहा है आपको रेड लाइन, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रूल है. ठीक है. अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में. और का ऑप्शन है, और में कहता है कि स्क्रीनशॉट है. ठीक है. इसका इसको बनाने में कौन कौन से एचटीएमएल टैग का यूज किया गया है. तो इसमें पहले यूज किया गया आपको हेडिंग टैग, एच टैग, फ्लावर के लिए यूज किया गया एच टैग, और इस लिस्टिंग के लिए यूज किया गया है आपको ऑर्डर लिस्ट. ठीक है. टाइप होगा ऑर्डर लिस्ट का, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टाइप 1. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टाइप 1 ही होता है. तो आप अगर टाइप लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो भी क्या करेगा, टाइप 1 लिखकर दे देगा. बट अगर आप चाहते हो एबीसी करना, तो आप यहाँ पे ओएल टाइप ए लिखना मस्ट है. ना क्वेश्चन नंबर 19. नेम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एचटीएमएल. ठीक है. आंसर पहला है एट्रीब्यूट फॉर चेंजिंग बुलेट टाइप ऑफ लिस्ट टैग. लिस्ट टाइप टैग में बुलेट टाइप के एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए क्या आएगा, तो वो आपका आएगा टाइप एट्रीब्यूट. जैसे मैंने पहले बताया था, यूएल में भी ओएल दोनों में ही अगर आपको चेंज करना है उसके नंबर लिस्ट को ऑर्डर, ठीक है, तो आपको हो जाएगा उसमें कि आपको टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना होगा. सेकंड क्वेश्चन का एलिमेंट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक. हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको ए टैग का यूज करना पड़ता है. हम लोग ए टैग को क्या कहते हैं, एंकर टैग कहते हैं. ठीक है. अब आते हैं सेक्शन नंबर सी, जो कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है. तो पहला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में, अनु ए वेब डिजाइनर is designing a web page for leading publication wherein he needs to list a book under various categories. अनु एक वेब डिजाइनर है. ठीक है. उसका ड्यूटी बनता है कि वो एक लीडिंग पब्लिकेशन हाउस में जो है अपने बुक्स को जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या कर लिखने का काम करेगा. What should he do to attain a uniformity of style in list of a category? मतलब जितने भी कैटेगरी होगा यूज उन सब में लिस्टिंग क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. There are more than 20 category of the book. एक बुक में करीब 20 कैटेगरी आते हैं. He doesn't want to specify the style detail every time. हर समय वो इसमें स्टाइल डिटेल के बारे में बताना नहीं चाहता. Suggest him a way to how can he achieve this. बताइए उसको कैसे उसको प्राप्त कर सकता है इस रिक्वायरमेंट को. ऑल्सो हेल्प हिम बाय राइटिंग द कोड फॉर द सेम. साथ में इसको आप कोड भी लिख कर दो. ठीक है. तो सबसे पहले बात है इसमें क्या क्या चाहिए उसको. तो इसमें उसको चाहिए जो लिस्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, पिंक कलर का होगा, साइज 15 होगा, कॉमिक sans फॉन्ट हो गया, कॉमिक sans एमएस होगा. ठीक है. और उसको इनलाइन स्टाइलिंग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उसके यूज करने का काम देखते हैं. अब देख लेते हैं मेरा ये जो कोडिंग है वो काम किया कि नहीं किया. ठीक है. यहाँ पे हमने यूएल जो है, तो यूएल जो कोड हमारा, ठीक है, यूएल को यहाँ पे एज सिलेक्टर यूज किया है आपके इनलाइन सीएसएस के अंदर. जो हमने यहाँ चेंजेस किया है वो सब चेंजेस हम क्या देखने को मिलेगा, यूएल के अंदर देखने को मिलेगा. अब देख लेते हैं. सेव, सेव एज.
देखते हैं हम लोग का वो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तब देख सकते हो यहाँ पे यूज किया गया था, तो यहाँ पे आपका आ गया ऑप्शन। हमने रेड यूज किया था, यहाँ पे रेड आया। ठीक है, सॉरी पिंक यूज किया था, हमें पिंक आया। चाहे तो आप और भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ कलर किया पिंक, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको अलग कुछ कर लेते हैं, हम लोग ग्रीन। अब देखिए काम करता है कि नहीं करता है। चाहे हमको चाहिए ग्रीन आना, सेव और सेव। ठीक है, तो अब हो गया ग्रीन। ये आपका क्या होगा, यूएल हो गया, और यूएल में हमने जो भी एट्रीब्यूट चेंज किया था वो हमको एट्रीब्यूट देखने को मिल जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन कह रहा है, काम्या a class 10 student is designing a web page about the annual function of our school। काम्या जो है अपने स्कूल के लिए एक वेब पेज बना रही है। वो उसमें चाहती है अपना ऑडियो फाइल ऐड करना, जो कि वेलकम स्पीच है। ठीक है, और काम्या उसका कोड लिख रही है। ऑडियो फाइल का जो नेम है वो speech.mp3, और यूजर के पास ये राइट चाहिए होना कि वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सके वॉल्यूम को, मतलब उसके कंट्रोल्स उसके पास रहे। साथ ही साथ चाहे तो उसको पॉज कर सके। ठीक है, अगर ऑडियो प्ले नहीं हो पाता किसी वजह से, तो वहां पे एरर मैसेज दिखाए कि ऑडियो डजंट प्ले। ठीक है, तो अब इसका जो प्रैक्टिकल कोडिंग होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, बात करें इसके कोडिंग का, तो आप कोडिंग को ऑडियो कंट्रोल्स सोर्स एसआरसी जो सोर्स बताता है, टाइप कौन सा होगा, ऑडियो एमपीजी, ऑडियो आपका क्लोज। ये आपका एक कोड हो गया कोडिंग। इस कोडिंग को आप लोग सिंगल लाइन कोडिंग में भी लिख सकते हो। वो कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक उस कोडिंग को जो है हम लोग एक सिंगल लाइन कोडिंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, तो आपका ऑडियो आ जाएगा, ऑडियो टैग एसआरसी song.mp3। मैंने यहाँ पे स्पीच की जगह पे song.mp3 लिया है। आपका फाइल नेम चेंज होगा बस। अल्टरनेट टेक्स्ट हो जाता है अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनकेस अगर ऑडियो, तो आपको ये टेक्स्ट शो करेगा। साथ में कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल्स आएंगे वो कंट्रोल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये ऑडियो फाइल है। यहाँ पे मेरा प्ले एंड पॉज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। Saregama Karma, the perfect gift for your loved ones. चाहते हैं अगर इसको वॉल्यूम को हम लोग और बढ़ाना, तो वॉल्यूम को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। Saregama Karma, the perfect gift for your loved ones. सॉरी, वो प्ले ये हो गया इसका, और यहाँ से हम लोग इसका म्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, कुछ और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको प्लेबैक स्पीड वगैरह के लिए, तो यहाँ से उसको आप चूज कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन से कंट्रोल्स हैं जो आपको मिल जाता है ऑडियो फाइल के साथ। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट HTML कोड टू डिस्प्ले द अनऑर्डर लिस्ट of two cities, Delhi and Mumbai. The web page should have a yellow background and the title of page should be My Cities। तो कह रहा है कि आपको एक HTML कोड बनाना है जिसमें अनऑर्डर लिस्ट रहेगा स्क्वायर बुलेट के साथ, और इसमें दो शहरों का नाम होगा, दिल्ली और मुंबई का। ये दो लिस्टिंग में रहेंगे, और वेब पेज का आपका बैकग्राउंड भी क्या होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, और टाइटल जो होगा वेब पेज का वो क्या होगा, माई सिटीज होगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कोडिंग से क्या होगा। ओके, चलिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोडिंग है जो हमको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का, इसमें आप देख सकते हो हमने टाइटल यूज किया है माई सिटीज करके। बॉडी का कलर हमारे पास है येलो। सिमिलरली हमने यूएल यूज किया है
यूएल टाइप स्क्वायर है, लिस्टिंग हमने दिया है मुंबई और दिल्ली का, और यूएल क्लोज फिर बॉडी क्लोज। अब इसका आउटपुट क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपका ये होने वाला है, इसमें आपका बॉडी क्या हो गया, बीजी कलर आपका हो गया येलो में, और लिस्टिंग आपको मुंबई और दिल्ली का हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं 21 के ही क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कोरोना इज डिजाइनिंग वेब पेज दैट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट आगरा, मतलब आगरा के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना है। शी वांट्स टू इंसर्ट इमेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल एंड आगरा फोर्ट। शी वांट्स टू इंसर्ट इमेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट, वो इसको सॉरी रिपीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ओके। He also plans to make this image as a link to corresponding web page that contain information about this monument. The image file for Taj Mahal is tas.jpg and web page is tas.html. The image file for Agra Fort is fort.jpg and web page is agrafort.html. Assume that all the files and web pages are in same folder. Help her to write the code to this. तो इसका कोडिंग कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के कोडिंग में जब कोडिंग करना पड़ता है, जरूरत नहीं कि आप ताजमहल के लिए अलग से कोड कीजिए, क्या बोलते हैं, जो आपका इमेज फाइल है उसके अलग अलग से कोड होगा, या फिर आपका जो एचटीएमएल पेज है उसको अलग से आपको क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यहाँ करना तो नहीं है, बुक आपको कॉपी में लिखना है। तो क्या कॉपी में आप इमेजिन करके एक ले दोगे कि हाँ हम लेट करते हैं कि ताजमहल डॉट एच और आगरा फोर्ट डॉट एच से हमने दो फाइल बनाया है, और उन दो फाइल को हम इमेज के साथ क्या करेंगे, लिंक करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे काम करते हैं, उसको हम लोग पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ कहा गया एज्यूम करना है कि आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, तो मान लो तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बस उसी को प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन 22 है, नाम दे देते हैं 22। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, फोल्डर को क्रिएट करके रख लेते हैं। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इमेज है वो ले लेते हैं हम लोग, और एचटीएमएल पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला एचटीएमएल पेज करते हैं क्रिएट हम लोग आपके ताजमहल का, ठीक है। ताज डॉट ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पेज बना लेते हैं, बस उसको हमने नाम दे दिया है, ताज का नाम दे दिया है, और इसका जो बीजी कलर क्या देते हैं, ग्रीन, ताकि उसको हम जब एग्जीक्यूट करें तो हमें पहचान सके कि हाँ ये मेरा ताज का पेज है, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो आपको पेज में बना के दे रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में नहीं बनाना है। क्वेश्चन में आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपका जो कंटेंट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक और हमको पेज बनाना है, आपको उसका नाम होगा आगरा फोर्ट, तो इसका नाम दे देते हैं आगरा फोर्ट, नाम दे देते हैं हम लोग। और सिमिलरली इसमें भी कुछ चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है ग्रीन वो कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, यहाँ पे येलो कर लेते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब बताया जा रहा है बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपका जो भी डाउट्स हैं वो सही से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम में तरीके से आपको मल्टीपल पेज बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में करने की क्या जरूरत है वो हम लोग आगे वाले कंटेंट में देख लेते हैं, ठीक है। अब देते हैं हम लोग, एक देते हैं मेन पेज, जो हमारा जिसमें कोडिंग रहेगा, सारा का सारा कोडिंग होगा, वो बनाते हैं मेन पेज, ठीक है। तो ये हमारा वो एचटीएमएल पेज हो गया।
जो कोडिंग हमको कहा गया था, तो इसमें क्या क्या कहा गया था, हमको कहा गया था ये कि आपको एक फोल्डर बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फोल्डर क्रिएट कर चुका है हमने। उसके बाद कहा गया था हमको पिक्चर लेने के लिए, तो हमने ताजमहल का एक पिक्चर ले लिया है, ठीक है। इसका नाम है taj.jpg। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए सिंटैक्स आता है img src taj.jpg, ठीक है। इसका जो एंकर टैग है वो आपका href, जो क्या करता है एंकर टैग, उसको लिंक करने के काम आता है। तो task.html नाम का हमने पेज बनाया हुआ है पहले। सिमिलरली हमने एक और इमेज लिया है आपका agra.jpg, और उसको भी हमने क्या कर लिया, एक और वेब पेज से हमने क्या लिंक कर लिया, agrafort.html से हमने लिंक कर लिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग जो इसका आउटपुट है वो देख लेते हैं। तो सेव करके हम चल जाते हैं। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ये हमारा ताजमहल का पिक्चर आ गया, ये हमारा अगला फोटो पिक्चर आ गया। अब देखोगे यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम कर्सर जैसे इसको होवर करते हैं तो मेरा क्या होता है, कर्सर हैंड में चेंज हो जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे क्या लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, तो आपका हमने याद होगा आपको कि हमने जो बनाया था ताजमहल पेज बनाया था, उसका कलर क्या था, ग्रीन था, तो ग्रीन दिखा रहा है। अगेन इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका येलो दिखा रहा है। नाम में हमने वहाँ पर चेंज नहीं किया था, वहाँ चेंज कर लेंगे तो आपको नाम भी चेंज हो जाएगा। टाइटल भी चेंज करेंगे अगर हम लोग तो टाइटल भी चेंज हो जाएगा। हम वहाँ चेंज नहीं किया था तो हमको यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिंक को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि आपको लिखना क्या है पेपर में। तो लिखना एक्चुअली में पेपर में आपको सिर्फ इतना है, ये जो पार्ट है कोडिंग का, ठीक है, यही कोडिंग आपको अपने क्या करना है, पेपर में लिखना है। हाँ, वहां पे आपको इंडिकेट जरूर कर देना है पेपर में लिख कर कि आपने इसमें क्या कर रहे हो, एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम दे देना, ठीक है। प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप फोल्डर बना रहे हो, उसका नाम दे दोगे। उसमें कौन कौन से पेज आपने यूज किया है उसका नाम दे दोगे कि वी आर यूजिंग टू HTML, वी आर क्रिएटिंग 2 HTML पेज व्हिच नेम आर tajmahal.html एंड agrafort.html, ठीक है, ये लिख दोगे। साथ में ये इंडिकेट कर दोगे कि आपने 2 इसके लिए इमेज लिया है, ठीक है। जो इमेज क्या है आपका ताजमहल या taj.jpg और agra.jpg, जो भी आपका नाम वहाँ पे दिया हुआ है वो आप दे दोगे। उसके बाद इस कोडिंग को जो है, ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग को आपको वहाँ पे लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। क्या होता है डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ठीक है, समझो पहले होता क्या, मैं बता देता हूँ सिंपल में कि डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जब हम लोग इंटरनेट के एक्सेस को हर किसी के पास नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है उनके पास वो एफोर्डेबिलिटी नहीं होता कि उसका यूज कर सके। तो ये जो डिवीजन होता है, जिस कारण से कुछ लोगों के पास एक्सेस होता है इंटरनेट का और कुछ लोगों के पास एक्सेस नहीं होता है, इसी डिवीजन को कहते हैं हम लोग डिजिटल डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे जेंडर डिवाइड का डिफिनेशन दे दिया गया है। कॉन्सेप्ट लोगों का सेम ही है, ठीक है, बस नाम अलग हो जाता है। यहाँ मेन वुमेन है, वहाँ पे एक पॉपुलेशन की बात की जाती है। हम लोग बात करें इसके इफेक्ट का, तो इफेक्ट क्या क्या है। Educational students having access to a technology have more access to new means of education and knowledge as compared to those who doesn't have access to the technology। मतलब सिंपल बात है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, ठीक है, उनके पास अगर नॉलेज की का कंपेरिजन किया जाए तो बेटर नॉलेज उनके पास होता है, उनसे कंपेरिजन में इनके पास नहीं है। सोशल एक्सेस होने के कारण सोशल डेवलपमेंट होता है नेशन का, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन के पास अगर एक्सेस हो गया इंटरनेट का तो वो भी क्या करता है, ग्रो करता है अपने एरिया से। तो इस तरीके से डिजिटल डिवाइड के का हमें इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। हम लोग अब आ गए हैं सेक्शन नंबर डी में, और सेक्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 24। ज्यादातर इस सेक्शन में हमें कोड रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। ज्यादातर पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि डिजिप्लस मैगजीन है जो एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रही है और उसका लुक ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्म चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का ध्यान डिमांड था कि फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बता दिया जाए।
तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से उनका डॉट क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कोडिंग कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यू यूजर का फॉर्म है, इसका कोडिंग कैसे होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा कोड है। ठीक है, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। ये तो हमारा जो यूजुअल कोड है वो हमारा HTML हेड बॉडी पता ही है। अब जो हमारा कोड था न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आ गया न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये चल गया आपके हेडिंग में। सेंटर अलाइनमेंट क्या होगा, अलाइनमेंट हो जाएगा सेंटर। अब आता है नेक्स्ट नेम। नेम के साथ क्या रहेगा आपका इनपुट टाइप। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनपुट के अंदर टाइप होता है एट्रीब्यूट, और इस टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के काम आता है। फिर हम BR यूज कर लेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट हमारा है एड्रेस। एड्रेस में हम क्या पुट करेंगे, इनपुट टाइप, और फिर आपका आएगा टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, यहाँ भी आपका एड्रेस और टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे है कि यहाँ पे BR होगा यूज, तो इसमें तो BR होगा यूज, बट इसके नीचे BR भी हमको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और BR लगा देते हैं। ठीक है, 2 लाइन ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे हम लाइन क्या करेंगे, BR कर देंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, BR कर देंगे, क्योंकि BR लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक लाइन के बाद एक लाइन ब्रेक दिया गया है। ठीक है, तो लाइन इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, BR का यूज करते हैं। फिर आपको जाएगा इनपुट टाइप रेडियो। अब अगेन यहाँ पे रेडियो बटन यूज करने के लिए, आपको ये रेडियो बटन है, इसके यूज करने के लिए क्या करते हैं, टाइप में रेडियो यूज करते हैं। तो इनपुट टाइप रेडियो मंथली, और BR इनपुट टाइप रेडियो ईयरली और BR, और ये आपका है बटन। तो बटन टैग के लिए भी क्या होता है, आपका इनपुट ही यूज होता है। तो इनपुट में अंदर टाइप आएगा, टाइप के अंदर क्या आ जाएगा, सबमिट। अब सबमिट और रीसेट, ये 2 तरीके के टाइप आते हैं। ठीक है, अगर आपको रीसेट करना है, क्लियर करना है डाटा को, तो आप क्या करोगे, रीसेट यूज करोगे। ठीक है, अब वैल्यू क्या हो गया, तो जो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम लोग, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, इस सबमिट में वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखने का काम करेंगे। अगर आपको यहाँ ओके लिखा होगा तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ओके पुट करेंगे। ठीक है, इसके साथ बॉडी HTML क्लोज, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग आउटपुट को देख लेते हैं। बाकी रेडियो बटन और यहाँ पे आपका आ गया बटन। ठीक है, तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आई होप आपका फॉर्म का जो भी डाउट हो ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो फॉर्म्स के क्रिएशन से रिलेटेड एक फुल वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ। इसमें जितने भी फॉर्म में आपके यूज होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो आपका रेडियो बटन हो, चाहे वो चेक बॉक्स हो, चाहे वो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, इन सब को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्म में, वो पार्टिकुलर वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए कोड इन HTML टू जनरेट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, इस टेबल में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपके कॉल स्पैन रो स्पैन दोनों यूज हुआ है। जिन्हें नहीं पता है बता देता हूँ, जब हम कॉलम को मर्ज करते हैं उसे कहते हैं कॉल स्पैन, जब रो को मर्ज करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रो स्पैन। ठीक है, तो इस हम क्वेश्चन में ये देख लेंगे कैसे कॉल स्पैन रो स्पैन को यूज करने वाले हैं, ताकि आपका जो भी डाउट्स है HTML में टेबल को लेकर होपफुली बहुत हद तक इस क्वेश्चन के थ्रू आपको वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। ठीक है, तो आते हैं इसको कोडिंग पेज पे। तो ये हमारा हुआ कोडिंग पेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा टेबल का स्टार्टिंग है। तो टेबल हमने यूज किया है, टेबल टैग यूज किया जाता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। बॉर्डर यूज किया हमने 3, आप चाहो तो इसे बॉर्डर कलर पुट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट ऐसे बॉर्डर कलर आपका होता है, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर कलर आपका होता है ब्लू ब्लैक, बट आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड लिया है। ठीक है, फिर आपका आता है कैप्शन। कैप्शन में आपका आता है संत मैरी स्कूल, तो
जो कैप्शन वाला, ये संत मैरी स्कूल कैप्शन में अगर आ गया तो हमने इसको कैप्शन में लिख दिया है, ठीक है, दैट इज कैप्शन संत मैरी स्कूल। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका टी आर। तो देखिए पहला रो है ये, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका है पहला रो। पहला रो क्रिएट करने के लिए करेंगे हम लोग टी आर, दैट स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा इसके अंदर ये टेबल हेडिंग है, तो यहाँ पे हमने दे लिया टेबल हेडिंग, उस पर लगा दिया हमने 6 और जो कंटेंट है वो हमने लिख दिया, फिर टेबल हेडिंग क्लोज, फिर आपका फर्स्ट रो क्लोज हो गया। आते हैं सेकंड रो में, ठीक है, ये आपका कौन सा है, सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब बात यह है कि सेकंड रो में जो है आप देखो अगर, तो यहाँ पे आपका रो स्पैन यूज किया गया, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और टोटल यहाँ का काउंट करें 6 रो को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। अब हम इसको हो गया, ठीक है, कितना रो, सॉरी कितना रो मर्ज किया गया, 4 रो मर्ज किया गया हम लोग का, तो हो गया टीडी रो स्पैन 4। अलाइनमेंट हमने सेट कर दिया सेंटर, और कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, फिर आपका टीडी क्लोज। अगेन नेक्स्ट टीडी आपका हो गया मंडे कॉलम के लिए, अगला ट्यूसडे, अगला वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर आपका टीआर क्लोज। तो जितने कॉलम थे वो हमने क्रिएट कर लिए। जो कॉलम होता है क्रिएट वो होता है टीडी से, और जो रो होता है वो टीआर से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो हमारा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को लिख, नेक्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है हमारा, वो इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और पीटी। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी सीक्वेंस में हम अपना कोडिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया टीआर अलाइन सेंटर, मतलब रो का अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। तो पहला आपका जो है वो है इंग्लिश, तो टीडी के अंदर क्या आ जाएगा, इंग्लिश, फिर टीडी के अंदर कंप्यूटर, टीडी के अंदर साइंस, टीडी के अंदर मैथ, टीडी के अंदर पीटी। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है। फिर हमने रो को क्या करना है, क्लोज कर देना है। नेक्स्ट जो रो है वहां पे देखिए, अगर आप यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे एक भूल गया है, जिसके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपको। यहाँ पे आपको होगा रिसेस होगा, ठीक है, रिसेस। तो रिसेस में आपको देखोगे यहाँ कॉलम को क्या किया है, मर्ज किया है, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, हम कॉलम को मर्ज कर लेंगे। कॉलम को मर्ज करने के हमारा आता है कॉलम स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास है टीआर ओपन किया हमने, थर्ड रो, उसके बाद टीएच के अंदर क्या आ गया, कॉलम स्पैन 5, और हमारा जो कंटेंट है रिसेस वो लिख दिया टीएच क्लोज। फिर इसके बाद आपका आता है टीआर, क्योंकि हमने एक टीआर हमारा बन गया है। अब ये लास्ट टीआर है, ठीक है, जो लास्ट हमने, आप देख सकते हो ये जो है ये आपका लास्ट टीआर है, मतलब लास्ट रो है ये। तो यहाँ पे आपका टीएच, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आपका आ गया टीडी साइंस, टीडी इंग्लिश, टीडी मैथ, टीडी कंप्यूटर और टीडी आर्ट्स। इसके साथ आपका क्या होता है, रो का पार्ट कंप्लीट और आपका टेबल क्लोज। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम कितना रो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको हो गया कैप्शन, कैप्शन रो के अंदर नहीं आता है, टेबल के ऊपर होता है कैप्शन पार्ट। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 रो हमारा यूज हुआ है, मतलब 5 बार रो हमने ओपन किया होगा हमारे इस कंटेंट में, टेबल कोडिंग में। देख लो यहाँ पे, ये हुआ पहला रो आपका हुआ ओपन, सेकंड रो, फिर आपका थर्ड रो, इसके बाद ये आपका हो गया फोर्थ रो, और फिर आपका आता है ये फिफ्थ रो। तो 5 रो ओपन हुआ है, ठीक है। कॉलम की बात करें तो कॉलम हम इसको लेकर चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और साथ में ये कॉलम 6 कॉलम। क्या देख लेते हैं तो कितने कॉलम है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और साथ में ये वाला जहाँ पे हम रो स्पैन किया 6 कॉलम। तो टोटल 6 कॉलम और 5 रो हमारे इस टेबल में है, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल फॉर्म देख लेते हैं, प्रैक्टिकल इसका क्या होगा, आउटपुट क्या होगा।
ठीक है, आप देख सकते हो अब क्या हो गया, बॉर्डर कलर क्या आ गया, रेड। ठीक है, और ये आपका टेबल हो गया। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो कमेंट में अपने थॉट्स कर दो, मैं उसको ऑब्वियस है अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर ई। टोटल 8 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन रहता है और केस स्टडी बेस्ड इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 26, वो क्या कहता है, यहाँ पे कहता है आदित्य इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in St. Joseph School. He has been assigned project for all subject in order to research content related to all topic he is making use of internet. ठीक है, आदित्य है, उसको एक क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, जितने सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड और उससे टॉपिक्स को लिखने के लिए वो इंटरनेट का यूज करने वाला है। तो अब इसमें बताना है आपको क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। तो पहला है, नेम एनी 2 वेब ब्राउजर आदित्य कैन यूज टू वर्क ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर यूज करने के लिए कौन से 2 वेब ब्राउजर का नाम देना है आपको। तो कोई भी आप नाम दे दो वेब ब्राउजर का, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, किसी का भी 2 का नाम दे सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा में कुछ पॉइंट्स है कि वेब ब्राउजर होता क्या है। तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए और व्यू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द वेब एप्लीकेशन आदित्य शुड यूज फॉर सर्चिंग। सर्चिंग के लिए उसे कौन सा चाहिए यूज करना वेब एप्लीकेशन, तो आपको हो जाता है कोई भी ले लो। ठीक है, गूगल ले लो, हो गया आपको गूगल सर्च इंजन। ठीक है, और याहू, तो आप या तो नाम लिख दो या सिंपल सर्च इंजन लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम बात करें अगर सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन एक ऐसा सर्विस है जो अलाउ करता है इंटरनेट यूजर को कि वो अपने कंटेंट जो भी उसका कंटेंट है उसको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू सर्च कर सके। किसी भी कंटेंट को यूज करने के लिए उसे कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और उस फ्रेज के अकॉर्डिंग जो है उसे पर्टिकुलर वेबसाइट, इमेज या जो भी चीज है उसको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, among DSL and broadband, which one is the faster interconnection that Aditya can use? DSL, that is डेटा सब्सक्राइबर लिंक। ठीक है, और ब्रॉडबैंड, इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, तो फास्टर स्पीड के लिए ब्रॉडबैंड ऑब्वियस है, ज्यादा बेटर है। इन ऑर्डर टू यूज इंटरनेट ही हैज टू यूज ए वेब ब्राउजर, हाउ कैन ही फाइंड ए वेब ब्राउजर। ठीक है, उसको वेब ब्राउजर कहां से मिलेगा, तो ऑब्वियस है वो उसके सिस्टम में क्या होगा, लोड किया होगा इंटरनेट उसके डेस्कटॉप पे। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वेब ब्राउजर को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके क्या करेगा, उसको यूज करेगा। ठीक है, अब आते हैं केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 में कहता है ऋषित एक राइटर है जो ब्लॉग्स और आर्टिकल लिखता है सोशल कॉजेस के ऊपर। For quite some time, he has been observing that his writing or part of it are being published by some other name. वो कुछ समय से देख रहा है कि उसका जो राइटिंग है, जो भी उसका आर्टिकल है, वो किसी और नाम से भी कोई पब्लिश कर दे रहा है। ठीक है, वो इंटरनेट पे देखता है कि उसके रिगार्डिंग क्या कर सकता है और उसको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या क्या मिलता है, द मेन पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज टू इनकरेज द क्रिएशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअल गुड। टू अचीव दिस, द लॉ गिव्स पीपल एंड बिजनेस प्रॉपर्टी राइट टू द इंफॉर्मेशन। मतलब वो पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उसमें दिया रहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इनकरेज करता है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल गुड्स पे जो अधिकार है उस अधिकार को देने के लिए। इसको प्राप्त करने के लिए कुछ लॉस बनाए गए हैं जो बिजनेस प्रॉपर्टी पे या इंटेलेक्चुअल गुड्स पे लागू होता है। ठीक है, दिस गिव्स इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द क्रिएशन बिकॉज इट अलाउस पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअल गुड दे क्रिएट। जो भी वो इंटेलेक्चुअल गुड्स क्रिएट करते हैं उससे वो अपना इकोनॉमिकल फायदा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनको ये अलाउ करता है कि वो अपने आइडिया को, अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये तो उसको मिल गया इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऋषि को कुछ आंसर्स के कुछ क्वेश्चन के आंसर आप खोजने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है ऋषि वांट टू नो व्हाट इंटेलेक्चुअल गुड आर बीइंग रिफर्ड इन दिस आर्टिकल। ऋषि चाहता है जानना इसमें किन इंटेलेक्चुअल गुड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप किसी 2 के बारे में बताओ।
तो इंटेलेक्चुअल गुड्स क्या हो गए? आपका जो भी आर्ट वर्क है, लिटरेरी वर्क है, आपका म्यूजिक है, आपका स्टोरी है, ये सब क्या हो गया? आपका इंटेलेक्चुअल गुड्स के अंदर आ गया। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इन्वेंशंस, ठीक है, आपका पोएम, आपका स्टोरी, आपका म्यूजिक, ये सब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है सजेस्ट ए मेथड दैट ही कैन यूज टू प्रोटेक्ट हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक मेथड बताइए उसे ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब उसका आर्टिकल, उसके ब्लॉग्स को क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर पाए। तो वो आपका आएगा कॉपीराइट के अंदर। While trying to find solution to this problem, Dixit found that this was the case with most of the intellectual works. Name a common threat to all type of intellectual property. मतलब common threat जो कि हर तरह के intellectual property में देखने को मिल जाता है, वो कौन सा है? वो है आप सबसे कॉमन है plagiarism, ठीक है, क्योंकि ये कई बार इंटेंशन या तो होता ही है, अनइंटेंशनली भी कई बार हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, Dixit concluded that IPR was boon to intellectual. ये आर्टिकल पढ़ के इसको ये पता चला कि आईपीआर जो है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए वरदान के समान है। एक फायदा बताइए आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फायदा क्या है? ऑब्वियसली आईपीएल प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर और इन्वेंटर। आईपीएल क्या करता है? वो इन्वेंटर या क्रिएटर को राइट देता है अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ सैंपल पेपर 2 हमारा होता है फिनिश। उम्मीद करता हूँ ये सैंपल पेपर 2 आपके लिए उपयोगी हुआ होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आपसे विनती है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लग रहा है और आपके हेल्प से चैनल ग्रो करेगा, ताकि और भी ऐसे वीडियोस और भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं ला सकूं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उसको जरूर से जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।